आवाज चेक कर लीजिएगा। लाइव है? ठीक। स्टार्ट। स्टार्ट है। शुरू करें क्या सर? आवाज क्लियर है? ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टीजीटी 2001 का हम लोग क्या है पेपर सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके उसके बाद फिर हम लोग फिर कल या परसों से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक बाय टॉपिक लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, जिससे आपका चाहे टीजीटी परीक्षा हो चाहे आपका एलटी की हो, सबके लिए आपका क्या है वहाँ पे बेनिफिट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, लाइव आइए। ठीक, कमेंट के माध्यम से बताइए आवाज क्लियर है? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न ये है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? मतलब कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? प्रश्न आपका यही है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? जतिन मोहन सेन, रास बिहारी बोस, सूर्यसेन और दीनबंधु मित्र। तो इसमें कौन से हैं आप लोग भी बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए तो है कौन? यहां पे हम जब देखते हैं तो एक नाम आता है सूर्यसेन का। सूर्यसेन को ये कहां के थे? ये बंगाल के थे। बंगाल के एक अध्यापक हुआ करते थे। क्या थे? अध्यापक हुआ करते थे। अब इनका क्या था? इनके समय में उसी समय ये घटना है 1930 की। कब की? 1930 की घटना है। इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था। और जिस संगठन का क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इन्होंने एक संगठन खड़ा किया था, इसको कहते हैं IRA। ये भी प्रश्न पूछा जाता है
इंडियन रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक कौन था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक कौन था, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है, इस आर्मी ने क्या कार्य किए थे, क्यों ये प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं इस आर्मी का तो यह क्यों प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं इन्होंने ही, सूरसेन ने ही क्या किया था, चटगांव, ये बंगाल के स्थान है, वारिसाल, और एक स्थान है मेमन सिंह। इन क्षेत्रों के जो अंग्रेजी शस्त्रागार थे, मतलब जहां पर अंग्रेजों ने अपने हथियार रखा करते थे, उस पर इन्होंने, ये लगभग 69 लोग के आसपास लोग थे, और उन लोगों ने सेना के वर्दी में ये उस पर धावा बोल देते हैं और उसको वहां पर लूट लेते हैं। लूटने के बाद वही घटना किस नाम से जानी जाती है, चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव शस्त्रागार कांड के नाम से उस घटना को याद किया जाता है इतिहास में। इसमें 2 मुख्य महिला भी शामिल थी जिनका ज्यादा रोल था उस समय, और इसमें अगर इनकी बात करते हैं तो एक का नाम है प्रीतिलता वाडेदर, और एक का नाम है कल्पना दत्त। ये दो ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने, ये 2 महिलाएं जो ऐसी थी जिन्होंने इस शस्त्रागार लूट कांड में वो शामिल हुई थी और सक्रिय उन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसी कारण इनको, ये क्योंकि ये अध्यापक के रूप में थे, मास्टर के रूप में थे, इसी कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता था, मास्टर दा के नाम से, मास्टर दा के नाम से। ठीक है, बाद में सूरसेन को इनको 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1933 को, सॉरी 34 को ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। ठीक भैया, क्लियर हुआ, इन्हें क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक, अब ये तो आंसर क्या हुआ यहां पे, सूर से। तो इनसे जो प्रश्न उठेंगे आपके आगे जब टॉपिक में पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, तो भी यही चीज आपको मिलेगा। उसमें क्या कि कहाँ के थे, बंगाल के अध्यापक थे और इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, और इस आर्मी के माध्यम से शस्त्रागार वारिसाल मेमन सिंह जो शस्त्रागार थे, जो हथियार जहां पे अंग्रेज रखते थे, उस पर इन्होंने लूटने का वो प्लान बनाया और उसको क्या किया, लूटा। लूटने के बाद फिर बाद में ये बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और उसमें मास्टर दा के नाम जो प्रसिद्ध हैं सूरसेन, उनको क्या किया गया, 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास दे दी जाती है। कल्पना दत्त ने आत्महत्या कर ली थी। तो सबका अलग अलग क्या है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। आंसर आपका क्या हुआ, सूरसेन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक ठीक भैया, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सबको पता है, ये सबको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई थी, सिंपल सा प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो कहां पर हुई थी, आंसर क्या है, बंबई। ठीक है, कहां पर हुई थी, बंबई जी। तो अब बात आती है कि इसकी कुछ घटनाएं थी, इसकी कुछ कहानियां थी। कहानियों में क्या था, सबसे पहले इसमें अगर कहानियों की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हुई तो पहले स्थान जो प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित स्थान कहां था, प्रस्तावित स्थान कहां पर था, प्रस्तावित था पूना में। पूना में कहां प्रस्तावित था,
पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण, पूना में प्लेग फैलने के कारण यह वहां पे हो नहीं सका। इसी कारण बाद में जो कांग्रेस समिति थी, जो स्थापना के सदस्य जो थे, उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब इसकी स्थापना पूना में न होकर कहां पे, कि पूना में इसकी बैठक नहीं होगी, इसकी बैठक कहां की जाएगी, बंबई में। और बंबई के गोकुल तेजपाल, बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब यहां पे पूछा जाता है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसमें कांग्रेस की स्थापना में इसमें भूमिका किसकी ज्यादा थी? तो एक नाम आता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने पूरी भूमिका निभाई थी और यही कांग्रेस के सचिव थे, और ये लगभग 1912 में इनको क्या किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में कांग्रेस समिति ने क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें अध्यक्ष की हम बात करते हैं, अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आंसर आपका क्या सही हुआ? आंसर आपका क्या है इसमें? बंबई। ठीक। तो ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु थे वो ये थे। क्लियर हुआ भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय वायसराय कौन थे? क्या लॉर्ड रिपन थे? क्या लॉर्ड डफरिन थे? लॉर्ड लिटन थे? या लॉर्ड रीडिंग? ठीक है। आंसर आप लोग भी बताइए, कौन थे? जी भैया बताइए जी, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय लॉर्ड डफरिन थे। बताया जाता है कि जो एओ ह्यूम थे वो ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, रिटायर हो गए थे, और इन्होंने जब देखा कि भारतीय जो थे, भारतीय उस समय सूर्यनाथ बनर्जी की बहुत सारी मतलब एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसके पहले इंडियन ईस्ट एसोसिएशन, कई संस्थाएं भारतीयों की थी, और भारतीयों के मन में एक उबाल आ रहा था, अंग्रेजों के प्रति विरोध आ रहा था। तो ये उन्होंने एओ ह्यूम जाकर मिलकर किससे? डफरिन से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं, एक ऐसी संस्था की बात करते हैं कि जो सीधे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की बात करे और अंत तक सरकार का सहयोग भी करे। ठीक है। इसी कारण बाद में जो गर्म दल के नेता थे, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ये बताया कि ये जो कांग्रेस की स्थापना थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। जो गर्म दल के लोग थे उन्होंने उसकी आलोचना की, उदारवादियों की, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या थी? वो उपज थी। ठीक है। तो आंसर क्या था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से संबंधित कुछ चीजें और भी आपको बता देते हैं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। पहली चीज तो गोल्डन सनशाइन। भाई सर आर यू वेरी डेडिकेटेड टीचर? थैंक यू भैया, थैंक यू। बस आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, हम प्रयास करते रहेंगे
जी चलिए, तो लॉर्ड डफरिन के विषय में एक और कहानी है कि जब कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, कब होता है? कलकत्ता में। पहला कहां पर हुआ था? बंबई में। और ये हुआ था 1886 ईस्वी में। अगले वर्ष दिसंबर 1886 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में क्या है, पहली चीज जान लीजिए, इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी पूछा जाता प्रश्न, नौरोजी। दूसरी चीज, इसी अधिवेशन में डफरिन ने कलकत्ता में गार्डन टी पार्टी दी थी। कौन सी पार्टी? गार्डन टी पार्टी, मतलब चाय पार्टी दी थी। ठीक है, आज आप लोग भी कुछ बैठक करते हैं तो चाय पार्टी होती है, तो यहां पर भी एक गार्डन टी पार्टी दी थी। तो कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य उसमें शामिल हुए थे जो उस समय वहां पर थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कि डफरिन की दी गई गार्डन टी पार्टी में कौन शामिल नहीं था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे इस पार्टी में, ये शामिल नहीं थे। ये तो प्रारंभिक तौर पे, जब प्रारंभिक समय था, शुरुआती दौर पे कांग्रेस जो था, कांग्रेस ने क्या किया, प्रारंभिक तौर पे शुरुआत में कांग्रेस भी सरकार के पक्ष की बात करती थी, सरकार से मिलजुल कर चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो कांग्रेस का रवैया थोड़ा सा अड़ियल होने लगा, मतलब भारतीयों के पक्ष में होने लगा और सरकार के विरुद्ध जाने लगा। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब धीरे धीरे कांग्रेस से नाराज होने लगी। और उसी समय लॉर्ड डफरिन का एक कथन था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक दल है। क्या कहा? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक दल है। यह भी पूछा जाता है कि किसका कथन है? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, क्योंकि उस समय इसमें इसकी संख्या कम थी, शुरुआती दौर पर था, सदस्य संख्या कम हुआ करती थी। तो अल्पसंख्यक, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का दल है, मतलब इसकी इन्होंने क्या आलोचना की थी, डफरिन ने आलोचना की थी। शुरू में तो ये लोग जुड़े हुए थे, शुरू में इनको लगा नहीं बहुत सही चल रहा है, कांग्रेस क्या है कि एक सुरक्षा वाल के रूप में काम करेगी। सुरक्षा वाल कहने का मतलब जब भारतीयों में असंतोष व्याप्त होगा तो कांग्रेस के उसको एक दीवार की तरह काम करेगी, ये इनके विचार में था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब इन्होंने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हुआ? लॉर्ड डफरिन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है तो एक एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी कब आया था? ये 1773 ईस्वी में पारित होकर भारत में आया था, एक अधिनियम के नियम के रूप में आया था। ठीक है, कहां से? ब्रिटेन से। और इसी एक्ट के तहत पहली बार एक घटना घटी थी। क्या? जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर केवल था। गवर्नर का जो पद था अब इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला जो व्यक्ति था, कौन था? पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल का पद धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग। और कहां का बना था? ये बंगाल का। तो पहले केवल बंगाल में हुआ करते थे और बाद में 1833 जब चार्टर एक्ट आता है तो पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल का शब्द जो दे दिया गया वो 1833 के लिए दिया गया और उसमें पहला व्यक्ति हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर होती है? कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है।
देखिए इस अधिनियम के तहत की जाती है। सन 1873 है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो 1873 नहीं थी, वो 1874 थी, वो 1874 थी। तो आंसर आपका क्या होगा? 1874 होगा भैया। ठीक है, तो जिसका आंसर 1874 है वो आंसर सही है। वेरी गुड। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? सॉरी 1774 है, 1774 ईस्वी। तो आंसर आपका 1774 होगा। अब पूछा जाता है कि इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी प्रश्न उठता है। तो अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो एक व्यक्ति एलिजा एम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के या इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हुआ करते थे। और इनके साथ साथ अन्य जो न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। तो अन्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं। अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और कौन थे? हाइट थे। कुल मिलाकर टोटल कितने उसमें सदस्य हुए? 4 हुए। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन कौन से? मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे हुए और अन्य में चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड हुए। ठीक भैया, आंसर क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? इसके पीछे जो हम लोग सॉल्व करा रहे थे उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में कौन आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था? 1498 ईस्वी में कौन आया? जुलाई 1498 में वास्को डी गामा। भाई कहा जाता है इसी ने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया। दूसरे आने वाले क्रम में कौन से होते हैं? पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं? भारत कौन आते हैं? डच आते हैं। कौन आते हैं? डच आते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर बीच में एक डेन आते हैं और लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ये पीछे आया हुआ प्रश्न है, हम लोग इसका डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसमें सबसे पहले ये आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए थे, अंत में गए थे। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से और डिटेल्स इन सब का पूरा अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी इसका आंसर क्या हुआ? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। वेरी गुड, जिसका आंसर ये है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, सबको पता होगा यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र की पाल की बात करते हैं, एक न्यू इंडिया इनकी है, ध्यान रखना न्यू इंडिया। लेकिन न्यू इंडिया एनी बेसेंट की भी पुस्तक है, दिमाग में रखना आपको, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की भी एक पुस्तक है। तो दोनों लोगों को, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की भी है और इनकी भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये दोबारा फिर प्रश्न आ गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीछे के प्रश्न पत्र हैं अगर उसको आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको क्या है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इधर आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिल रहे हैं या उसी के इर्द गिर्द ही मिल रहे हैं, उसी से जुड़े हुए मिल रहे हैं। अलग से बहुत ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। जितना प्रश्न पत्र आज तक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर आपके उसी के इर्द गिर्द ही मिल रहे हैं जो हम लोगों ने व्याख्या किया, जिस चीज को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है, तो प्रश्न आपका गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, इसको भी हम बता चुके थे। ये गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी
कहां पर हुई थी, स्थान क्या है, सैन फ्रांसिस्को। कहां पर है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। संस्थापक सदस्यों में अगर नाम लिए जाते, एक सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, और एक नाम आता है लाला हरदयाल। प्रारंभ सोहन सिंह भाकना का होता है, लेकिन जो ज्यादा सक्रिय उसमें कौन रहते हैं, लाला हरदयाल। तो अक्सर जो प्रश्न उठते हैं लाला हरदयाल से ही जोड़कर उठते हैं भैया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, लाला हरदयाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये भी सबको पता है भाई, पता होगा इसको, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक बार। ठीक है, जब शुरू में दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे थे 2016 का, तो उसमें भी इससे जुड़े हुए प्रश्न हम लोगों को मिले हुए थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में, दिसंबर 1906 में। इसकी जो घटना है, इसकी कहानी जो है, जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास किया। और जो ढाका के एक नवाब हुआ करते थे, जिनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खां। क्या नाम था, नवाब सलीमुल्लाह खां। उनको इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने अपने पक्ष में लिया, और बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके पक्ष में उन्होंने उनको रखा, क्योंकि बहुत अन्य जो भारतीय थे, कांग्रेस जो थी, ये बंगाल विभाजन का विरोध कर रही थी, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खां जो थे वो बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। और उसी पृष्ठभूमि में फिर 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो वायसराय बनकर आता है। लॉर्ड मिंटो जब वायसराय बनकर आता है तो उसमें एक नाम आता है आगा खां। एक नाम आता है किसका, आगा खां। आगा खां, वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, इन लोगों ने मिलकर दिसंबर, ये स्थान कहां पर है, ढाका, ढाका की बात हो रही है, ढाका। दिसंबर 1906 ईस्वी में एक अलग संस्था, जो कांग्रेस से इतर संस्था थी, मुस्लिमों के हितों के लिए, उनका ये उद्देश्य था कि हम मुस्लिमों के हितों की बात करेंगे, और मुस्लिमों के हितों के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया क्या, मुस्लिम लीग। क्या नाम दिया गया, मुस्लिम लीग। आगा खां इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष। आगा खां क्या थे, अध्यक्ष। और ये दोनों जो थे संयुक्त सचिव थे, संयुक्त सचिव बनाए गए। और फिर बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हितों के लिए फिर वो लड़ाई लड़ना शुरू की। तो आंसर आपका क्या सही है, 1906। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। पहले तो जान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी जान लीजिए। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग क्या है, मारे गए थे। और बाद में सरकार के बहुत ज्यादा यहाँ पे आलोचना की गई, और इसी हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एक कमीशन गठित किया था, और उसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, हंटर। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, हंटर कमीशन। इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया नाम, हंटर कमीशन। और लेकिन इन्होंने क्या किया, ये क्योंकि भाई अब आप ब्रिटिश ही थे, ये अंग्रेज ये भी थे, और इन्होंने बस केवल एक लिपा पोती किया, और उन्होंने बताया बस केवल एक छोटी सी भूल थी। यह एक कोई हत्याकांड नहीं था, जानबूझ के की गई घटना नहीं थी, यह केवल एक छोटी सी भूल थी, जो निर्णय लेने में क्या उन्होंने भूल कर दी। बस इसी तरह करके इन्होंने लिपा पोती करके साइड कर दिया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, और जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। क्या नाम था, तहकीकात।
तहकीकात कमेटी कांग्रेस के द्वारा की गई थी और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और अन्य बहुत सारे लोग इसमें क्या थे? एक सदस्य के रूप में थे। ठीक है, इसकी क्या है, इस कमेटी ने भी सरकार की बड़ी आलोचना की और जो दोषी थे उनको दंड देने की मांग की। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब यहाँ से जो जनरल डायर, रीजनल जनरल डायर जब जाता है, ब्रिटेन जाता है, तो ब्रिटेन के वहाँ के जो टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ जो पत्रकार थे उन्होंने उसको मान की तलवार उसको उपाधि दी, सम्मानित किया और उन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश राज का शेर कहा उन्हें। ठीक है, उन्होंने गिल्टी न फील करके ब्रिटिश राज का उनको शेर कहा गया। ये सब घटना है, हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से और बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी घटनाओं को इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। आंसर आपका यहाँ पे क्या हुआ? इस ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर आपका हंटर कमीशन हुआ। ठीक भैया, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में प्रारंभ हुआ? यही है, जनवरी, जुलाई, अगस्त और दिसंबर। ध्यान रखना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1939 को में, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने कहा, गांधी जी को फिर से नेतृत्व दिया कि आप ही आंदोलन का नेतृत्व करिए। गांधी जी फिर फ्रंट पे आते हैं और उसी समय 14 जुलाई 1942 ईस्वी में 14 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस की कार्यसमिति का क्या किया गया? आयोजन हुआ, बैठक हुई, इसको कह सकते, बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक भैया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव क्या हुआ? यहां पे पारित हुआ। लेकिन इसके बाद स्थिति क्या आती हुई कि फिर बाद में, ये तो जुलाई की बात हो गई, फिर अगस्त में, कब? 7 अगस्त बंबई में नेहरू जी ने कांग्रेस के मंच में, उस समय कांग्रेस की 7 अगस्त को बैठक हुई और इसी कांग्रेस के मंच में नेहरू जी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन पटेल जी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। और इसके साथ साथ कुछ इसमें संशोधन करने के बाद इस जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, इसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। जब इस आंदोलन की रूपरेखा पारित कब किया गया? पारित किया गया 8 अगस्त को। 8 अगस्त को, तो यही 8 अगस्त का जो डेट था, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई? मूल डेट मानी जाती है और यही क्या है? इसकी घोषणा हो जाती है। इसी 8 अगस्त को गांधी जी ने लगभग 72 मिनट तक भाषण दिया और उसी भाषण में उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा उनका जो है, करो या मरो का जो नारा दिया था, वो इसी 8 अगस्त को ही उन्होंने दिया। और फिर उसी समय से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ माना जाता है और अगले 9 दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे जो मुख्य नेता कांग्रेस के थे उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ठीक है, ये चीजें, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? अगस्त महीने में। स्टार्ट कब हुआ था? क्योंकि प्रारंभ की किस महीने प्रारंभ की बात पूछा है, प्रारंभ कब हुआ था? अगस्त महीने में। ठीक भैया, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? प्रश्न यही है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929 में, 1931 में, 1933 में,
1939 में। तो वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौता, जो इरविन जो था कौन था, वायसराय था। और कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट। एक नाम मैं और आपको बता दे रहा हूं, इसी से जुड़ा है, कभी कभी पूछा जाता है दीपावली घोषणा पत्र कब हुआ था। दीपावली घोषणा पत्र, तो इसी बैठक को कहा जाता है दीपावली घोषणा पत्र। घोषणा पत्र इस समय इरविन ने ये जारी किया था, इसको दीपावली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक भैया, तो अब इसमें निर्णय क्या लिया गया, इसी बैठक के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हुए, राजी हुए थे। और कांग्रेस की तरफ से वो कांग्रेस मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को भेजा था, बाकी और किसी भी उसमें ये शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए आंसर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हुआ, वर्ष 1931। ठीक, अगला प्रश्न, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम क्या था। तो यहां पे समुद्रगुप्त, अकबर, हर्षवर्धन, जहांगीर। तो सबको पता है कि बहुत कम उम्र में कौन बैठा था, बहुत कम उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था, अकबर। कितने वर्ष में, 13 वर्ष 4 माह में, 4 माह में। अगर हम इसकी बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं, तो अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 42 ईस्वी में कहां पर हुआ था, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, हुआ था। यह उस समय की घटना है जब हुमायूं से पराजित होकर, शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं भाग रहा था। यह उस समय की घटना है। ठीक है, और इसी कारण ढाका, अब इन्होंने हुमायूं जो था, हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को राणा वीरसाल के महल में वहां पर कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वो चला गया था इराक। ठीक है, और यहीं पर हमीदा बानो बेगम को मतलब के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अब इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब इसी समय जब हुमायूं पुनः आता है, हुमायूं जो है जब पुनः यहां पर आता है, कब आता है, 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के बाद जब यह पुनः भारत आता है, पुनः गद्दी प्राप्त करता है, तो कुछ ही समय बाद अगले वर्ष 1556 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब में युद्ध लड़ रहा था, और जब यह सूचना अकबर को मिलती है तो अकबर का संरक्षक था, उसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां। बैरम खां, बैरम खां ने तत्काल वहां पर ईंटों का एक सिंहासन बनवाया, और कहां पर, कालानूर में, पंजाब के कालानूर में, पंजाब के कालानूर में ईंटों का एक सिंहासन बनवाया। और इसी सिंहासन पर इसने 14 फरवरी 1556 को, कब, 14 फरवरी 1556 में, 14 फरवरी 1556 को अकबर को बादशाह घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। इसके बाद फिर अकबर का 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के विरुद्ध होता है, और इसमें पराजित करने के बाद अकबर तब है दिल्ली और आगरा की गद्दी को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हुआ, 13 वर्ष में जो, लगभग 13 वर्ष में जो गद्दी बैठा था वो कौन था, अकबर। ठीक भैया, अगला प्रश्न,
निम्न में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे नवरत्नों में शामिल नहीं कौन था? ये बैजू बावरा। बीरबल, रहीमदास, टोडरमल सब शामिल थे, लेकिन बैजू बावरा शामिल नहीं था। नहीं पूछा है, बैजू बावरा शामिल नहीं था। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? अगर ये बात करें किसके, तो सर थॉमस रो किसके समय में आया था? पहली बात यही पूछा जाता है। तो सर थॉमस रो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। सर जहांगीर इसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया या इसे फिरंगी खां कहा था। और ये लगभग क्या है, मान चले यहां 3 वर्ष रहा। 3 वर्ष जहांगीर के दरबार में रहा था। और ये तुर्की भाषा जानता था। कौन? सर थॉमस रो। ये तुर्की भाषा जानता था और तुर्की में जहांगीर से बातचीत किया था। ठीक है, किस भाषा में किया था? तुर्की में जहांगीर से बातचीत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। कहाँ पर थी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था? रायगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में एक अष्टप्रधान थे, मतलब अष्टप्रधान हुआ करते थे और 8 का अलग अलग विभाग हुआ करता था। उस अष्टप्रधान के अंतर्गत इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें उनका क्या कार्य था, क्या नहीं था और क्या विशेषता थी, यही यहाँ प्रश्न पूछा है। पहले इसमें क्या है, इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसका सिर्फ 1 मंत्री ब्राह्मण होता था, इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, इसके 7 मंत्री जो होते थे वो क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे अष्टप्रधान में। सेनापति जो होता था वो किसी भी जात का हो सकता था, मुख्यतः क्षत्रिय या ब्राह्मण, दो में से कोई भी एक हो सकता था, यही अक्सर वो रखे जाते थे। दूसरी चीज, उन अष्टप्रधानों में एक था न्यायाधीश और एक था पंडित राव। इन दोनों को छोड़कर शेष जितने भी 6 बच रहे हैं उन सबको युद्ध में जरूरत पड़ने पर सेनापति का कार्य करना पड़ सकता था। ठीक है, ये चीजें वहां पर उस समय शिवाजी ने क्या किया था? निर्धारित किया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका क्या है? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक भैया, अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? यही प्रश्न है। तो आपको सबको पता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ इनकी पुस्तक है। और किस पर आधारित है? यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित ग्रंथ है। और इसी में सन्यासियों, जब ये हुआ था 1773 से लेकर 1700 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। और उसी बीच में जो सन्यासी थे वो देवी के भवानी के भक्त हुआ करते थे। और उस समय जो रियासती थे उनके और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। और एक गीत गाते हुए चलते थे जिसको वंदे मातरम के नाम से कहा जाता था। उसी का संकलन आनंद मठ में किया गया है। और यही आनंद मठ से, इसी आनंद मठ से लिया गया। कब? इसी आनंद मठ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में। कब? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के मंच से पहली बार यह गीत गाया गया था। कौन सा गीत? यह गीत गाया गया। यह आपका क्या है? इसके तो आंसर क्या यहां पे? आनंद मठ। चलिए, नील विद्रोह का आरंभ
हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह हम मतलब इसके पीछे प्रश्न आ चुका था। तो नील विद्रोह क्या है? 1857 की विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रथम विद्रोह, जो प्रथम और महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था वह था नील विद्रोह। अब कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में हुआ था। अब कहां पर हुआ था? बंगाल में। बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था, किसानों द्वारा। जिसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किए थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका क्या हुआ? 1859। अब यहां से प्रश्न और बन जाता है कि इसी पुस्तक पर इसी विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक कौन सी पुस्तक थी? नील दर्पण। नील दर्पण। इस नील दर्पण पुस्तक के रचयिता कौन थे? खुशबू सिंह जी। आंसर ये सही है। बताइए भाई, इसका नील दर्पण के रचयिता कौन थे? नील दर्पण को किसने लिखा था? ठीक है, दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, तो ये नील विद्रोह से संबंधित इतने प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो पहला प्रश्न बनता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? पहले यही बन जाता है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी। कहां पर हुई थी? बंगाल में। बंगाल में। स्थापना किया किसने था? दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक नाम आता है आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। दो नाम आपके यहां पे आते हैं और अध्यक्ष जो थे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो आंसर आपका क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक देवता नहीं थे। वैदिक देवता कहना ऋग्वेद के संबंधी या उत्तर वैदिक काल के बीच का जो समय था उसमें कौन ऐसे, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन ऐसे थे जो देवता उस समय नहीं थे? तो आंसर विष्णु, इंद्र, कृष्ण, ब्रह्मा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे कौन नहीं थे? कृष्ण नहीं थे। कृष्ण यहां पे नहीं थे। ठीक है, थे विष्णु का उल्लेख मिलता है, इंद्र का भी उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा का बहुत बाद में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा का मिलता है लेकिन बहुत बाद में मिलता है। लेकिन इसमें भी अगर प्रभावी माना जाता है तो कृष्ण को माना जाता है। ठीक है, तो कृष्ण का जो रूप उस समय था, ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है लेकिन वहां पर देवता के रूप में इन्हें नहीं माना जाता। ठीक है भैया, तो आंसर आपका क्या हुआ? कृष्ण। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन होता था? उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या था? उपनिषद। इसीलिए उपनिषद को एक नाम से और जानते थे। कौन सा नाम? वेदांत। इसे वेदांत भी कहा जाता था। और उपनिषद जो हुआ करते थे ये किस पे संबंधित थे? ये दार्शनिक पुस्तकें थी, दार्शनिक ग्रंथ थे। दार्शनिक ग्रंथ थे, मतलब ये दर्शन पर आधारित ग्रंथ थे। उपनिषदों की टोटल कुल संख्या मानी जाती कितनी? 108 उपनिषद। 108 उपनिषद टोटल क्या है उसकी संख्या मानी जाती है।
जिसमें से 12 को प्रामाणिक माना जाता है। कितने को? 12 को प्रामाणिक माना जाता है, बाकी और अन्य जो है उतने प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? दार्शनिक ग्रंथ था तो इसका क्या है? दर्शन पर आधारित रहा होगा। आंसर क्या है? ए, पहला आंसर। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था? शाक्य मुनि, तो शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना? क्योंकि इस महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य कुल के क्षत्रिय, शाक्य कुल क्षत्रिय थे ये। ठीक है, शाक्य कुल क्षत्रिय थे और इसीलिए इनको, महात्मा बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता था। क्या है? शाक्य मुनि। तो आंसर आपका क्या है? गौतम बुद्ध। ठीक है, आंसर क्या है? गौतम बुद्ध। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के तुरंत बाद का जो शासन आता, किस ने शासन किया? इसमें एक पुस्तक है बाणभट्ट, सॉरी एक लेखक है बाणभट्ट, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित में उल्लेख मिलता है, हर्षचरित में एक उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? कि 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने नए वंश की नींव डाली। और नया वंश कौन सा था? वो शुंग वंश था। कौन वंश था? शुंग वंश। पुष्यमित्र किस वंश का था? शुंग वंश का था। ठीक है, तो नए वंश की नींव डाली। और कहां इसका उल्लेख मिलता है? बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। हर्षचरित किसके समय की लिखी गई है? यह बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उसी में ये उल्लेख मिलता है 185 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? एक नए वंश की नींव डाला था, जिसे क्या कहते हैं? शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश के बाद एक वंश आता है कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद आता है सातवाहन। ये सब मौर्योत्तर काल के राजवंश हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन है ये शुंग है। ठीक, आंसर आपका सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? अभी हमने तुरंत बताया कि कर्ण वंश के बाद कौन शासक आता है? कौन वंश आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था। इसका जो क्षेत्र था या राजधानी था, इसका राजधानी कहीं कहीं पैठन, कहीं कहीं प्रतिष्ठानपुर थी। इन्हें आंध्र सातवाहन शासक भी कहा जाता था। ठीक है, सातवाहनों ने बड़े लंबे समय तक शासन किया था। इनका कुछ समय जो क्षेत्र था वो अंधकारमय हो गया था कुछ समय तक, लेकिन बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय सातवाहनों की सत्ता पुनः स्थापित होती है, और सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ठीक है, इसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यूनानी शक, पहलव आदि को पराजित किया था। और इसका सबसे ज्यादा युद्ध जो सबसे उल्लेखनीय युद्ध इसका माना जाता है, किसके साथ माना जाता है? एक शक शासक था नहपान।
नहपान के उसमें माना जाता है कि इसके समय क्या है, इसने नहपान को पराजित करके मार दिया था। और एक नासिक अभिलेख मिलता है, नासिक अभिलेख में कहा गया है कि इसके घोड़े जो है 3 समुद्रों में पानी पीते थे, मतलब 3 समुद्रों की तरफ इसका क्या था, विस्तार, ये अपना विस्तार किया हुआ था। तो उस समय का सबसे महान शासक सातवाहनों में इसको लिया जाता। तो सातवाहन वंश का तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही है, सातवाहन वंश। चलिए अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान कौन था? यह एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। किसके समय में आया था? ये चंद्रगुप्त, सॉरी, अगर हम बात करते हैं, एक ये नाम है चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को कहते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय क्या है, फाहियान भारत आया था। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उन सबके विषय में उसने क्या करता है, ये वर्णन करता है। और उससे क्या है, बहुत सारी चीजें उस समय गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? जब हम चोल शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहले संगम से बात करते हैं। अगर संगम युग की हम बात करते हैं तो संगम युग में मुख्य रूप से चोल, चेर और पांड्य हुआ करते थे, पांड्य शासक। चोल, चेर और पांड्य शासक हुआ करते थे। चोलों का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था क्या था, बाघ था, इनका प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह। चेर का जो प्रतीक चिन्ह था धनुष था, और पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह था मछली था। ठीक है, तो अक्सर तीनों का पूछा जाता है कि चोल, चेर, पांड्य का इनका अलग अलग पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह चोल का अलग थे। बाद में जब हम देखते हैं 9वीं शताब्दी ईस्वी की हम बात करते हैं, तब उस समय चोलों का एक अलग बाद में फिर उद्भव होता है, चोलों का उल्लेख मिलता है और चोलों का एक विशाल साम्राज्य उस समय स्थापित होता है। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या सही हुआ आपका, 4। अगला है, आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए भाई, आगरा के निर्माण किसने किया। और दूसरा प्रश्न ये है, आगरा शहर की स्थापना के साथ साथ किसने अपनी राजधानी बनाई? आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाई, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आगरा शहर के अगर निर्माण की हम बात करते हैं तो लोदी वंश का शासक था, लोदी वंश का शासक, लोदी वंश का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और इस सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। किस नदी किनारे आगरा है? यमुना नदी। एक प्रश्न और बनता है, क्यों इसने स्थापना की? यहां पर इसका स्थापना करने का मेन कारण क्या था? अगर हम कारण की बात करते हैं तो राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए। जो राजपूत थे, क्योंकि आगरा के जब आप देखते हैं, आगरा के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था उसी एरिया में राजपूत ज्यादा सक्रिय, जो राजस्थान का एरिया है पूरा। ठीक है, तो वहां पे राजपूतों का शासन हुआ करता था और उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए सिकंदर लोदी ने क्या किया था, एक नए नगर आगरा नगर की स्थापना की थी। राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरी चीज, इसने कब आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो पहली बार जब आगरा राजधानी बनती है तो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में कब बनती है? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक भैया, आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आंसर आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, प्रश्न जो पूछते हैं, प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है यहाँ कि आगरा का स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा।
कब इसने राजधानी बनाई, ये भी प्रश्न आपका बनता है, और क्यों बनाई थी ये भी प्रश्न बनता है। इसका जो आंसर जो होगा वो राजपूतों को नियंत्रित करने के, राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने आगरा शहर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगरा में क्या प्रसिद्ध है, आप लोग उसको क्या करते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। मतलब मौर्य जो, जब आप पढ़ेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र या मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में आपको जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, कुछ विभागों का उल्लेख मिलता है, तो उसी में एक नाम आता है समाहर्ता। क्या नाम आता है, समाहर्ता। और जो समाहर्ता हुआ करता था ये क्या था, ये भूराजस्व, भूराजस्व व्यवस्था की देखरेख करता था और उसको क्या करता था, इकट्ठा करता था। और जब इकट्ठा करके लाता था कहां पे, किसको देता था, तो जिसको देता था इसको कहते हैं सन्निधाता। कहने मतलब इसको कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता उस समय क्या हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो जो धन जहां पे कोष, राजकोष जमा होता था उसका जो प्रमुख होता था उसे सन्निधाता कहा जाता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। अजंता की प्राचीनतम चित्र कला, ठीक है, अजंता के प्राचीन चित्र का काल क्या है। जो अजंता चित्रकला है उसका समय क्या माना जाता है। ठीक है, उसका समय क्या था। ध्यान रखना है, अजंता में कुल टोटल 29 चित्र मिलते हैं। पहले तो चीज जानिए अजंता है कहां। अजंता, अजंता कहां पर स्थित है, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में कुल टोटल कितने चित्र मिलते हैं, कितनी गुफाएं मिलती हैं, कुल टोटल 29 गुफाएं थी। 29 गुफा चित्र थे, गुया गुफाएं थी टोटल। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी नष्ट हो गई हैं। उसमें कुछ विहार हुआ करते थे, कुछ चैत्य हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 ही बची हैं। ठीक है, वर्तमान में केवल, वर्तमान में 6 गुफा ही बची है। जिसमें 9वीं और 10वीं गुफा, 10वीं गुफा किसके समय की थी, सातवाहन वंश संबंधित थे। नौवीं और 10वीं गुफा जो थी वो सातवाहन वंश से संबंधित है। इसके बाद इसकी पहली और दूसरी गुफा, जो शेष है हम उन गुफाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली और दूसरी गुफा जो है वो चालुक्य वंश से संबंधित है। वो 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद की गुफाएं हैं, चालुक्य वंश की बात करते हैं, उस समय की है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध गुफा चित्र है अजंता में, तो सबसे प्रसिद्ध की हम बात करते हैं वो गुप्त काल की है। गुप्त काल की 16वीं गुफा चित्र और 17वीं गुफा, ये क्या है, 16वीं और 17वीं गुप्त काल की क्या है, ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, और जितनी गुफा चित्र अभी बचे हैं 9वीं 10वीं पहली और दूसरी, इन सब में जो सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित, सबसे सुरक्षित, इन सब में भी अगर देखा जाए तो कौन सी है, 16वीं गुफा। तो 16वीं गुफा जो है वो सबसे सुंदर है। और इसी में एक चित्र मिलता है कि एक चित्र मिलता है किसका, मरणासन राजकुमारी का। राजकुमारी,
मरणासन राजकुमारी का चित्र इसमें मिलता है। और मरणासन राजकुमारी जो थी, ये माना जाता है कि बुद्ध के चचेरे भाई, बुद्ध के चचेरे भाई सुंदर की क्या थी ये, सॉरी, बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनकी पत्नी के रूप में जाना जाता, जिसका नाम सुंदरी था। ठीक है। और उसमें चित्रित किया गया है कि वो कि वियोग में, पद के वियोग में क्या है, वो मरणासन अवस्था में इस सबसे सुंदर जो गुफा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है 16वीं गुफा में। ठीक है। 17वीं गुफा क्यों इसका प्रसिद्ध है? 17वीं गुफा एक चित्रशाला है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो अजंता गुफा से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहां से बन जाते हैं। ठीक भैया, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर जो है सबसे प्राचीनतम कौन था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर ए आपका सही, राइट आंसर ए। वेरी गुड। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी गुफा थी? तीनों का प्रतिनिधित्व कौन सी गुफा करती थी? तो एलोरा की गुफा। कौन सी गुफा? एलोरा की। यह हिंदू भी, यहाँ पे हिंदू मंदिर भी मिलते हैं, जैन भी मिलते हैं और बौद्ध भी मिलते हैं। ठीक है। तो आंसर आपके यहाँ पर क्या हुआ? एलोरा। एलोरा जो है राइट आंसर है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको सूची मिलाना है, सूची भी मिलाना है। सिंपल सा प्रश्न है, कौन किससे संबंधित था? ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज मौर्य दरबार में आया था। मौर्य शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फाहियान अभी अभी हमने बताया गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय फाहियान भारत आया था। और इसके बाद एक बच्चा हुएनसांग, हुएनसांग पुष्यभूत वंश के समय आया था। और उस समय शासक कौन था? हर्षवर्धन। शासक कौन था? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ये आया था। इसके अकॉर्डिंग जब हम आंसर लगाते हैं, आंसर देखते हैं कौन सा, ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 जगह पे है, बी का जो है 3 होना चाहिए, बी का 3 यहां पे ही है। आंसर आपका 4, आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका सही होगा? 4। ठीक भैया जी, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से, उसको चुनिए। यहां पे जो कथन दिए गए महावीर और क्या बुद्ध के विषय में दिए गए, उसमें क्या उन दोनों में समानता क्या थी, वही प्रश्न आपके यहां से पूछे गए हैं। यहां देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या थे? गलत है। दोनों ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो ये आंसर क्या है? गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। आंसर आपका क्या आ रहा है? 4। हाँ, लेकिन एक चीज अगर आप पूछा जाए, क्या आत्मा का अस्तित्व ये लोग मना करते थे? अगर आत्मा के अस्तित्व को मना करते थे, तो जो पुनर्जन्म आता है, पुनर्जन्म क्यों होता था, इस पे भी बात आती है। तो आंसर तो आपका सही है, 4 आंसर सही है, सबका सही है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद की बात करते थे। आंसर सही है आपका। ठीक है, लेकिन यह भी एक सोचने की बात है कि अगर आत्मा के अस्तित्व पर वो विश्वास करते थे न, या अगर आप इसको गलत मान रहे हैं, तो पुनर्जन्म की बात क्यों करते थे? ठीक, ये प्रश्न आपके लिए है। अब हम अगले क्लास में आएंगे, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, चलिए बाकी उस पर हम जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो इन दोनों को अंतर बताएंगे और सारी डिटेल को हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। इनकी रचना क्या है? रामायण है।
किस भाषा में है? संस्कृत में, सबको पता है। कालिदास की तुलसीदास की कौन सी रचना है? मुख्य जो रचना है, कई रचनाएं, मुख्य रचनाएं कौन सी है? रामचरितमानस। किस भाषा में है? अवधी में। भवभूत की हम बात करते हैं, भवभूत की कौन सी रचना है? उत्तर रामचरित। पूछा जाता किस भाषा में है? संस्कृत में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। आंसर क्या सही हुआ? उत्तर रामचरित के लेखक कौन हुए? भवभूत। ठीक भैया, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हुए? भवभूत। वेरी गुड। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? भागवत धर्म की स्थापना की बात करते हैं, कौन थे? इसका आंसर बताइए फटाफट भाई। शंकराचार्य थे, वेद व्यास थे, कृष्ण थे, राम थे, कौन थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? अब भागवत धर्म का पहला उल्लेख, अभिलेखी साक्ष्य कहां प्राप्त होता है? कौन थे? जी, कृष्ण। वेरी गुड। कौन थे? कृष्ण। भागवत धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है घोर अंगिरस के शिष्य। के शिष्य देवकी पुत्र वासुदेव या कृष्ण, ये भागवत धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, कृष्ण जो थे भागवत धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। विदिशा का, जी जी जी, वेरी गुड, विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। तो इसका जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, प्रथम अभिलेखी साक्ष्य इसका जो मिलता है, ये कहां पर मिलता है? ये शुंग वंश के एक शासक थे और उनका नाम था भागभद्र। ये 9वें शासक थे। भागभद्र के दरबार में एंटियाल कीर्स का एक राजदूत, जो यूनानी शासक था, एंटियाल कीर्स कहां का? तक्षशिला का। तक्षशिला का एक शासक था एंटियाल कीर्स, उसका राजदूत के रूप में आया था। एक राजदूत था, क्या नाम था उसका? राजदूत हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, यही जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस जब विदिशा आता है, विदिशा मतलब मध्य प्रदेश में है, कहां पर? विदिशा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जब आता है तो विदिशा में ही यह भागवत मतलब भागवत के दरबार में आता है, बड़ा प्रभावित होता है भागवत धर्म से, और वह विदिशा में ही एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और भागवत धर्म को क्या करता है? स्वयं स्वीकार करता है। और इसी कारण क्या है, जो कहा जाता है कि इसका प्रथम अभिलेखी साक्ष्य क्या कहां पर है? विदिशा में या वेशनगर, विदिशा या वेशनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का क्या है? प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। और उसको बताने मतलब उसको स्थापित करने का श्रेय किसे है? हेलियोडोरस को। हेलियोडोरस कौन था? वो तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाल कीर्स का क्या था? राजदूत था। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। माध्यमिकवाद की बात जो करते हैं, माध्यमिकवाद की बात करते हैं, तो ये बौद्ध कौन थे? नागार्जुन। ये बौद्ध थे। इनकी एक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और इन्होंने ही शून्यवाद की खोज की। शून्यवाद या उसे कहते हैं सापेक्षवाद। ये सब जो है ये नागार्जुन से संबंधित है। ठीक है, नागार्जुन किसके शासनकाल से संबंधित है? किसके काल में नागार्जुन रहते थे, ये भी पूछा जाता है। तो नागार्जुन जो थे, नागार्जुन कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। किसके दरबार से? कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। आंसर आपका क्या है?
बौद्ध माध्यमिक दर्शन की जो प्रतिपादक की बात करते हैं, कौन करते हैं? वो नागार्जुन करते हैं। ठीक भैया, ये महायान धर्म के अनुयायी हो गए थे, क्योंकि कनिष्क के समय में ही महायान का विकास होता है बौद्ध धर्म में। ये महायान से भी ये जुड़ गए थे। नागार्जुन को माना जाता है कि कुछ समय के बाद में चीन भी चले गए थे और वहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। अगला है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए। जो अशोक के 14 शिलालेख हैं, इसको कहते हैं बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेख। हाँ, एक चीज पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि अगर अशोक के हम शिलालेखों की हम बात करते हैं, शिलालेख या अभिलेख की हम बात करते हैं, अभिलेख अशोक के अभिलेख। अभिलेख के अंतर्गत हम लोग किसमें लेते हैं? एक शिलालेख की बात करते हैं, शिलालेख। उसके बाद क्या है? स्तंभ लेख, और एक और आता है गुहा लेख। गुहा मतलब गुफा, गुफा लेख। ठीक है, गुहा लेख की हम बात करते हैं। अब यहां पे जब शिलालेख की बात करते हैं तो यहां दो पार्ट आते हैं। एक होता है दीर्घ शिलालेख, शिलालेख, और एक आता है लघु शिलालेख। शिलालेख। अब इसी में से पूछा गया है 14 शिलालेख जो दीर्घ शिलालेख है। यही दीर्घ शिलालेख जो है, इसी दीर्घ शिलालेख के अंतर्गत कुल टोटल कितने हैं? 14 प्रज्ञान है। 14 प्रज्ञान मतलब 14 लेख है। ठीक है, जो अलग अलग कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। 8 स्थानों से प्राप्त है। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर नष्ट हो गए हैं, बहुत सारे जो उसके शिलालेख जो लिखवाए थे वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित शिलालेख और 14 का उल्लेख, जो 14 पॉइंट उसने 14 लेख लिखाया था, उसका 14 का उल्लेख वो कहाँ पे मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? न किस जगह पे मिलता है? तो कहां पर मिलता है? गिरनार। इसे जूनागढ़ भी बोला जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार कहां पर है? ये गुजरात में। अगर पूछा जाए ये क्या है? 14 जो शिलालेख एक साथ एक ही स्थान पर सुरक्षित अवस्था में पाए जाते हैं, ये गिरनार में ही पाए गए हैं या जूनागढ़ में ही प्राप्त होते हैं, जो गुजरात में स्थित है। बाकी जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश में अशोक के जब अभिलेख के विषय में पढ़ेंगे, तो उस अभिलेख को हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्थित तरीके से हम लोग शिलालेख क्या है, 8 कौन कौन से स्थान प्राप्त किए, कहाँ से पाए गए हैं, उसके बाद उसमें दीर्घ शिलालेख में क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, 14 है, 14 में सबसे ज्यादा क्या कहाँ प्रश्न बनते हैं उसको उल्लेख करेंगे। लघु शिलालेख क्या है उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद स्तंभ लेख की बात करेंगे, फिर गुहा लेख की बात, तो सबको हम लोग क्या करें? डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक भैया, आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ? गिरनार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? प्रश्न ये है, इसमें से कौन एक कुशल संगीतज्ञ था? तो इसमें आंसर आपका क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो सिक्का प्राप्त हुआ है, उस सिक्का पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। किसमें? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और बीड़ा बजाते हुए जो दिखाया गया है, उसमें भी बीड़ा बजाते हुए वह दिखाया गया है। और यहां पर इसने इसी सिक्कों में इसी के एक उपाधि मिलती है, कविराज की उपाधि। कौन सी उपाधि? कविराज की। तो गुप्त शासकों में अगर पूछा जाए, गुड आफ्टरनून भैया राजकुमार जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो इसमें अगर कविराज की उपाधि देखी जाए, तो कविराज की उपाधि कौन धारण किया था गुप्त शासकों में? मात्र समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक और उल्लेख करता है, एक जगह और उल्लेख मिलता है इसका, कि जैसे जिससे ये पता चलता है कि वह अपनी जो नृत्य विद्या थी, जो अपनी क्या कहते वाद्य विद्या थी, उसमें वह तुरुम्ब और नारद को भी लज्जित कर देता था।
ठीक है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में, इस प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत क्या था? जब हर्षेण ने, इसको किसने लिखा है? हर्षेण। हर्षेण ने लिखा, उसमें उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त अपनी वाद्य विद्या में, जो बजाने में, वाद्य विद्या में तुरुम्ब और नारद, इन दोनों को क्या करते थे? लज्जित कर देते थे। इससे यह सिद्ध हो जाता था कि वह एक क्या था? कुशल संगीतज्ञ था। ठीक है, इन सब की वजह, क्योंकि सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए उसका चित्र अंकित है, कविराज की उपाधि है, और यहाँ पर तो क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? समुद्रगुप्त। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, तैमूरलंग भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग भारत पर आक्रमण के सबसे पहले पूछा जाएगा, तैमूरलंग कहां से आया था? भाई अगर भारत में आया और आक्रमण किया तो कहां से आया था? ठीक है, तो अगर हम तैमूरलंग की बात करते हैं, कहां से आया था? समरकंद से। समरकंद से आया था। किसके शासन काल में आया था? प्रश्न ये बनता है किसके शासन काल में आया था? तो जिस समय यह भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1398 ईस्वी में। राइट आंसर बी जिसका सही है। ठीक है, 1398, वेरी गुड। तो 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली में किसका शासन था? कौन शासक था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद यह शासक था। किस वंश का था? तुगलक वंश का। तुगलक वंश के शासकों में से था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, इसका शासन था। तैमूर जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो कुछ समय के लिए नासिरुद्दीन भाग जाता है। ठीक है, तैमूर दिल्ली को बहुत लूटता है, और लूटने के बाद फिर जब उसका उस समय सहयोगी जो था, सहयोगी में एक नाम आता है खिज्र खां, जो बाद में सैयद वंश का संस्थापक बनता है। तो खिज्र खां जो था, खिज्र खां ने उसके मुल्तानपुर, दीपाल, इन सब क्षेत्रों पर तैमूर का सहयोग किया था। और जब वापस जाने लगता है तैमूर लूट कर यहाँ से, तो वहां से उसके बाद खिज्र खां को उस पूरे क्षेत्र का क्या बनाता है? वो प्रमुख बनाकर वो वापस चला जाता है। बाद में 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद पुनः फिर आता है दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन क्या कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और खिज्र खां क्या है? पूरा सत्ता अपने अधीन कर लेता है, और 1414 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है, और एक नया क्या कहते हैं? राजवंश स्टार्ट करता है, जिसका नाम क्या है? सैयद वंश। ठीक है, यही कारण था। अगर पूछा जाए, एक और आक्रमणकारी था, योद्धा था, जो भी समरकंद से आया हुआ था, उसका क्या नाम था? और जो अपने को तैमूर के वंश से जोड़ता था, उसका नाम क्या था? बाबर। बाबर जब भारत आया, तो बाबर भारत क्यों आया? जब उसने एक बुढ़िया से तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनी, और मात्र पक्ष से वह 5वें वंश के रूप में अपने तैमूर से जोड़ता था। ठीक है, और 14वें पक्ष के रूप में 14वें वंश से चंगेज खां से जोड़ता था, 14वें क्रम के रूप में। मतलब उसके पिछले जो 14 क्रम उसके पिता पक्ष था, उससे वह जोड़ता था। किससे? सॉरी, मातृ पक्ष से चंगेज खां को जोड़ता था, और पितृ पक्ष से तैमूर को जोड़ता था। ठीक है, और जब इसको कहानी पता चली कि तैमूर ने भी आक्रमण किया था भारत पर, तब उसी लिए वह अपना आधिपत्य मानकर भारत पर आक्रमण करता है, और आने के बाद एक नए वंश की नींव डाल देता है। कौन से वंश? मुगल वंश की नींव डाल देता है। तो कहने का मतलब कि ये तैमूर से संबंधित, तैमूर से जोड़कर ही बाबर यहाँ पर आता है। तो आंसर क्या हुआ? 1398 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। सिंपल सा प्रश्न है, सब कर सकते हैं। ये 2021 एक टीजीटी में आए हुए सब प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन वंश आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन सा? तो अगर हम इन वंशों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मौर्य वंश मिलता है। मौर्य वंश के बाद किसका नाम आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद किसका आता है? कुषाण वंश। ये विदेशी थे, और कुषाण वंश
कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे गुप्त, और कुषाणों के बाद किसका वंश आता है? ये गुप्त वंश। गुप्त वंश, क्योंकि जो गुप्त शासक थे अपने जो पोशाक पहनते थे, बहुत सारी चीजें जो थे वो कुषाणों से ही सीखे थे। ठीक है, तो सातवां मौर्य वंश के बाद सातवाहन। अगर क्रम और भी अगर आप बीच में देखेंगे तो मौर्यों के बाद एक का नाम आता शुंग, और शुंग के बाद कण्व, तब आता सातवाहन। ठीक है, क्रम ये है, वास्तविक क्रम तो ये है। ठीक है, लेकिन वो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम इनका जिक्र नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब आंसर देखते हैं तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जगह पर है। उसके बाद फिर कौन आते हैं? फिर 1 आता है। 1 थोड़ा ऑप्शन बनाने में यहाँ पे त्रुटि हुई है, ऑप्शन में यहाँ पे त्रुटि हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, 2 के बाद 1 होना चाहिए, 2 के बाद 1, फिर उसके बाद 3 और ये होना चाहिए। तो आंसर आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं 2 1 3 4। ठीक भैया, चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? यहां पूछा कौन सा क्षेत्र जो था बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। कौन सा क्षेत्र बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? बहमनी, देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, ये सब क्या थे? बहमनी के क्या थे? पार्ट थे पहले। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, ये सब बहमनी साम्राज्य से अलग हुए थे। दोआब की बात करते हैं, इसी दोआब को कहते हैं रायचूर दोआब। दक्षिण भारत की बात है ये, रायचूर दोआब कहा जाता था। और इस पर जो अधिकार हुआ करता था किसका था? विजयनगर का। विजयनगर का अधिकार था, विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। और यहाँ पे जो थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये सब जो थे, एक और नाम आता है यहाँ पे बीदर, ये सब जो थे किससे संबंधित थे? ये सब विजयनगर के बहमनी साम्राज्य के ही पार्ट हुआ करते थे। बाद में अलग अलग समय पे जो क्या हुए यहाँ से अलग हो जाते हैं। इसमें 5 टोटल थे, एक नाम और है गोलकुंडा। ये 5 साम्राज्य हुआ करते थे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। ये बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र थे। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या सही हुआ? ए। दोआब को ही रायचूर दोआब कहते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के अधीन आता था। इसी रायचूर दोआब के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हमेशा युद्ध हुआ करते थे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हमेशा युद्ध हुआ करते थे, किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन 2 मुगल शासकों के मध्यकाल में शेरशाह का शासन था? प्रश्न यही है, किसके किसके बीच में, किस समय में शेरशाह का शासन था? तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो हुमायूं और अकबर, क्योंकि जब हुमायूं गद्दी पे पहली बार बैठता है बाबर की मृत्यु के बाद 30 में, तो कुछ समय तक वह शासन करने के बाद शेरशाह सूरी से उसका बड़ा विवाद होता है, जिसमें 2 प्रसिद्ध युद्ध हैं। एक प्रसिद्ध है युद्ध है चौसा का युद्ध, और दूसरा प्रसिद्ध युद्ध किसका है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। जब यही कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, उसी के बाद क्या है, वो पराजित हो जाता है, भाग जाता है, तो शेरशाह सूरी गद्दी बैठ जाता है। क्योंकि बाबर इधर मर चुका है तो बाबर ऑप्शन हो नहीं सकता, हुमायूं गद्दी पे। फिर बीच में अकबर जब आता है तो उसके बीच का, हुमायूं और अकबर के बीच का सेंस लेता है। भले ही थोड़े समय के लिए हुमायूं आ चुका था, थोड़े समय के लिए हुमायूं गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हुमायूं और अकबर ही आंसर यहाँ पे सही। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या है? बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध होते हैं। 4 प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन से होते हैं? पानीपत, पानीपत के बाद फिर कौन सा युद्ध होता है? ये पानीपत 1526 में है। फिर दूसरा होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में होता है। उसके बाद कौन सा युद्ध होता है उसका? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किसके कहाँ कब होता है? 1528 ईस्वी में।
और इसके बाद एक युद्ध होता है इसका घाघरा का युद्ध, और 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, लोदी इसके बीच हुआ था। खानवा की हम बात करते हैं, यही युद्ध आपका क्या था? राणा सांगा और बाबर था। चंदेरी का युद्ध की हम बात करते हैं, बाबर और मेदनी राय। और लास्ट में घाघरा की युद्ध की बात करते हैं तो बाबर, महमूद लोदी एवं अफगान संघ, मतलब कई अफगान शासक थे इसमें जुड़े हुए थे, अफगान समूह या अफगानों के साथ, अफगान संघ के साथ और बाबर के मध्य ये युद्ध होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर होता है यहाँ पे? खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध होता है, इसी युद्ध में बाबर ने, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसकी घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा की थी, जिहाद। क्योंकि उसके जो सैनिक थे उनका मनोबल डाउन हो चुका था, और इसी कारण बाबर ने उसको क्या किया? एक धर्मयुद्ध, जिहाद मतलब धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध की संज्ञा दी। और उसने सैनिक अपने क्या है कि जो प्याले थे, जो शराब पीता था, उस प्याले को तोड़ दिया, उसको फिकवा दिया, सैनिकों में बहुत सारे धन बंटवाए, और इसने सैनिकों को फिर से प्रोत्साहित किया। क्योंकि जो सैनिक उसके थे वो राजपूतों की युद्ध कौशल से के नाम सुने थे, उससे वो डर गए थे। ठीक है, और इसी कारण उसने क्या किया? जिहाद का नाम दिया। और जब धर्म युद्ध की बात होती है तो धर्म के लिए क्या है? कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी समय उसके सैनिकों ने धर्म के लिए लड़ा और लास्ट में राणा सांगा को पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न यही था। इसके बाद कुछ आप लोगों के लिए सूचना है। सूचना एक, हमारे यहाँ जो बैच चल रही हैं आपके प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल यूपी टेट के सारे बैच फ्री हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल रही है। ठीक है, ऐप के माध्यम से ऐप डाउनलोड कर ली, उस पर सारी बैच आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ बैच आपको क्या है, कुछ हमारे यहाँ जो क्लासेस स्टार्ट हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, प्रवक्ता, यूजीसी नेट और सारे सब्जेक्ट के आपको क्या यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद आज हम लोग यहीं तक, फिर कल हम इसी टाइम पे फिर अगले सेशन को लेकर आते हैं, और जल्द ही आपको हम लोग स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज, आपका टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग उस पर भी लेकर चलेंगे, ऐप पर भी अपनी क्लास को जल्दी कराएंगे। और क्रैश कोर्स की भी आपको दीपावली के समय में ही आपको अलग से सूचना मिल जाएगी, जिसका हाल ही में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी हम लोग क्या है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक भैया, चलिए आज का यहीं तक, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।